साथियों, आज मैं कुछ चीन के बारे में बातें करना चाहता हूँ। इस बातचीत के साथ एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ता या घटता हुआ और अमेरिका के साथ प्रतिद्वंद्व में क्या हो रहा है, क्या लक्ष्य है, ट्रेंड किस तरफ है, किसके तरफ है, इसकी हल्की फुल्की बातें करना चाहूँगा। अभी एक खबर है, कुछ समय पहले, कुछ ही दिनों पहले चीन के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए थे और उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से भी बातें की, शेख हसीना से, और शेख हसीना को बताया, वहाँ के प्रधानमंत्री को बताया और वहाँ के जो चीन के डिप्लोमेट एम्बेसडर्स जो बांग्लादेश में हैं, उन्होंने अपने उन अधिकारियों को बताया जिनके साथ उनका आदान प्रदान होता है, बातें होती है, और सीधे सीधे तौर में ये बताया कि क्वाड्रिलैटरल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 4 देशों का समूह बना हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उसमें बांग्लादेश ना जाए। बांग्लादेश ने कहीं किसी खबर के हिसाब से यह कहा था कि वह तैयार हो सकता है क्वाड में आने के लिए। हाँ, खैर जो भी हो, यह क्वाड की खबर है। इसमें मुख्य बातें ये है कि बांग्लादेश को खुलेआम रूप से अनडिप्लोमेटिक तरीके से चीन ने एक धमकी दे डाली कि यदि आप ऐसा करेंगे, क्वाड में जाएंगे, तो हमारा आपसे संबंध खराब हो सकता है। जनरली चीन के फॉरेन नीति में नहीं आता है। यह बहुत संभल कर शांति से बातचीत करने वाले हैं, एक लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, शॉर्ट टर्म की बातें नहीं करते। इनकी विदेश नीति, इनकी डिप्लोमेसी जो है, वह खुलेआम रूप से बाकी देशों की तरह, अमेरिका की तरह नहीं है, भारत की तरह नहीं है कि अमेरिका यहाँ तक कहता है, जब यूएसआर था, कि या तो आप हमारे साथ हैं या दुश्मनों के साथ हैं। यह उसकी टिप्पणी थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऊपर। चलिए, वो पुरानी बातें हो गई। यह भारत के वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं होता है कि जहाँ जाते हैं वह भारतीयों को बुलाकर और एक भाषण देते हैं, जुलूस निकालते हैं और एक मजाक बन जाता है भारतीय विदेश नीति का। ये सब चीज़ें नहीं होती। खैर, दूसरी खबर है आइज़ का। जी हाँ, 5 आइज़, 5 आँखें। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में था, जिसके सदस्य थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस एंड कनाडा। इनका लक्ष्य था आपस में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दुश्मन के खेमे से जो खबरें इनको मिलती थी, जो इंटेलिजेंस गैदर करते थे, आपस में एक दूसरे को बताना, शेयर करना। वह तकरीबन ख़त्म हो गया था। यूएसएसआर के ध्वस्त होने के बाद तो और भी ख़त्म हो गया था, लेकिन हाल फिलहाल में फिर से अमेरिका ने उसे जीवित करने की कोशिश की। लक्ष्य साफ है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर नज़र। इन दोनों का चीन के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और उसमें जाने के बाद से, 5 आइज़ में जाने के बाद से, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के तथाकथित अंदरूनी मामले में बयानबाजी की। वहाँ जो हांगकांग में हो रहा था उस पे की, मुस्लिम के खिलाफ जो तथाकथित चीनी कार्रवाई हो रही है उसके बारे में की, जो कोरोना वायरस चीन में फैला उसके बारे में की, और कहा कि इसकी खोजबीन होनी चाहिए। चीन ने सीधे सीधे, यह भी एक आश्चर्यजनक बात है, सीधे सीधे अंदरूनी धमकी दी होगी, सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया से सारे आयात निर्यात बंद कर दी।
जहाँ तक चीन की बात है, वह बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा धक्का था। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया? ऑस्ट्रेलिया ने यह तो जरूर सोचा होगा कि चीन कुछ न कुछ करेगा, लेकिन ऐसी हरकत सीधे सीधे कर गुजरेगा, यह अंदाज़ा उसको नहीं था। जैसे बांग्लादेश के साथ वो चीन अभी कर रहा है। बांग्लादेश में करोड़ों अरबों का निवेश है चीनी पूंजी का। चलिए, यह भी एक घटना है। और एक अगली खबर है कि चीन ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एक नई संबंध बनाने की कोशिश की गई है। यह उस बैकड्रॉप में है कि अमेरिका नवंबर तक या नवंबर के अंत तक अफ़गानिस्तान से अपने सारे फौज हटा लेगा। फिर क्या होगा? और अफ़गानिस्तान से सटे हुए जो यह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जो यूएसएसआर के पार्ट थे, उनका क्या रोल हो, उनसे चीन की वार्ता चल रही है। सी यानी चाइना प्लस C5, ये C5 में आते हैं कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और चीन का नारा है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना जाने के बाद से 3 एविल हैं जिनके खिलाफ लड़ना है, 3 दुष्ट है। वो क्या है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जियांग में जहाँ तक चीन की बात है, जहाँ तथाकथित मुस्लिम उग्रवादी सर उठा रहे हैं, चीन को डर है। चीन में और ख़ासकर इन देशों से सटे हुए क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी एक अच्छी खासी संख्या में है, तो ये उनकी मदद चाहता है। अक्सर हाँ, यूएसआर के टूटने के बाद भी रशिया उनको मानता है कि उनका अधिकार क्षेत्र है। हालांकि 2002-2003 में जब अमेरिका ने नारा दिया था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जी हाँ, ये सब नारे होते हैं, इसके पीछे कुछ और कुछ छुपा होता है। सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। तो उसके बाद से अमेरिकी मिलिट्री ने यहाँ पे अपना बेस बनाया। रूस की हालत कोई बहुत ताकतवर नहीं थी, शक्तिशाली नहीं थी, चीन विरोध नहीं कर सकता था, और अमेरिकी सेना का वहाँ आगमन हुआ। खैर, इस पे फिर आता हूँ। इस बीच चीन इनके साथ क्या संबंध कर रहा है? केवल क्या 3 एविल से खिलाफ लड़ रहा है? नहीं, इसके पीछे है और भी चीज़ें लड़ने की है। कोरोना वायरस, जी होना ही होना है। एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी तेल, और जो तेल से अलग यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग के जो एनर्जी के नए साधन आ रहे हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या विंड एनर्जी हो या कोई और भी एनर्जी हो, उसके आदान प्रदान का चीन बना रहा है उन्हें। जी हाँ, सिक्योरिटी तो होना ही था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, खरबों रुपये की लागत से यह चीन पैदा कर रहा है। चीन जो भी करता है वो एक लंबी समय के लिए करता है, और यह आरबीआई जो एक्स यूएसएसआर से होता हुआ पाकिस्तान, इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है, छोड़ दी उसने। इसमें खरबों रुपए लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, रोड करने में, वहाँ बिजली देने में, सब कुछ करने में। और लक्ष्य है ताकि चीनी उत्पाद वहाँ पहुँच सके। चीनी पूंजी तो पहुँच ही रहा है, चीनी उत्पाद पहुँच सके। चीन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कैपिटल काफ़ी मजबूत है। चीन तकरीबन इकलौता देश है, बड़ा देश है, छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ इस पैंडेमिक के दौरान भी जो पूरी दुनिया एक रिसेशन में जा रहा है, 1928-1930 के महामंदी से तुलना जो की जा रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कही जा रही है। इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ मतलब ऐसे रिसेशन में चले जाना जहाँ से इमीडिएट निजात नहीं है। इकोनॉमिक डूम के बाद इकोनॉमिक बूम इमीडिएटली नहीं आता है। उस समय में भी चीन का जीडीपी +2
टू 3% था। बाय द वे हमारे देश में बाकी सब तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 से 3% है, जहाँ के 3 फार्म बिल्स बना के हमारी आज की सरकार वहाँ भी पूंजी के प्रवेश को जबरदस्ती कानूनी इजाज़त दे रही है। चलिए, बात बदलना नहीं चाहूँगा। अगला इनका है ट्रेड एंड लॉ अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये क्राइम्स वगैरह नहीं ख़त्म होने वाला, बकवास की बात है, लेकिन उनमें है। तो ये इन C+C5 के साथ जो समझौता है, जो ये बातें चीन कर रहा है, चीन बांग्लादेश के भी साथ है। यहाँ पे जो क्वाड की जिसमें बात की थी, श्रीलंका एक ऐसा देश, इसने खुलेआम कहा कि नहीं, हम इसमें इंडिया के या क्वाड के साथ नहीं है, हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और इस मामले में हम चीन के साथ हैं। तो चीन जहाँ पे क्वाड आने से और भारतीय बाजार से उसका खात्मा या काफ़ी कमज़ोर हो गया, खात्मा तो नहीं हुआ, काफ़ी कमज़ोर हो गया, चीनी भारतीय फौजियों के आपस में लड़ाई होने के बाद से, वहाँ पर चीन ऐसे जगहों पे आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी कमजोरी को वह एक अपने अवसर के रूप में ले रहा है। मैं आपदा से अवसर की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें उसका साथ कौन दे रहा है? वैसे देश जिन्हें पूंजी की ज़रूरत है। रशिया तो खैर साथ है ही है, ईरान है, सीरिया है, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, बोलीविया है, और भी बहुत सारे अन्य अफ्रीकी देश हैं जहां चीनी पूंजी प्रवेश कर चुका है काफ़ी शक्तिशाली रूप में। ये भी बता दूं कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से हट रहा है, ऐसे नहीं हट रहा है, इसके बदले में वह फिर से चाह रहा है, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि 2002 में आए थे और 2014 में हट गए, वहाँ पे फिर से अपना मिलिट्री बेस लाना चाहता है। 2005 में ही अमेरिका ने एक कलर रिवॉल्यूशन जैसा हाल फिलहाल में उसने यूक्रेन में किया था, कजाकिस्तान में करने की कोशिश की। कलर रिवॉल्यूशन मतलब वहाँ पीछे से हंगामा करना, जैसे हांगकांग में अभी उसने की। जहाँ भी अमेरिका प्रवेश करता है, चाहे मिलिट्री बेस हो या ना हो, उस किस तरह से करता है, यूएस पॉलिटिकल एंड इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ बढ़ता है, यूएस डिप्लोमैट्स एंड एजेंट्स आपके विपक्षी दल के साथ मिलकर काम करता है। जब यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता थी तो भाजपा के साथ था, भाजपा की सत्ता है तो कांग्रेस और दूसरे छोटे मोटे जितने भी विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल है, यहाँ तक कि छोटे मोटे वामपंथी दल भी जो है, उनके नेताओं के साथ इनकी साठगांठ होती है, बातचीत करता है। शायद आप भूल गए हों, सुब्रमण्यम स्वामी भी जब कांग्रेस की सत्ता थी तो चीन गए थे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने इन्हें सरकारी आमंत्रण दिया था, मिलने के लिए बातचीत की थी। क्या रिलेशन हो सकता है, सोचने की जरूरत नहीं है, चाहें तो आप सोच सकते हैं। तो यूएस की स्ट्रेटजी है कि जहां भी वह प्रवेश करे अपने अनुकूल वहां की सरकार बनाए, नहीं बनता है तो वहां कू डिटैट करे, मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में अमेरिकी सेना बहुत कमज़ोर हुई है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है, यानी अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोपियन कंट्री जो साउथ से लूट रहे हैं, यानी अमीर देश जो गरीब से लूट रहे हैं, तकरीबन हर साल 2.5 ट्रिलियन 2.5 to 3 ट्रिलियन US$ लूट रहे हैं। और यह जो धन है, जो उनका जो विकास दर है, आजकल तो खैर घटा हुआ है, वैसे नॉर्मल दिनों में उनके विकास दर से ज़्यादा, यानी खुद जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा हमसे लूट के लेके जाते हैं। और जो हमारी मदद करते हैं, जहाँ वो प्रवेश करते हैं, जहाँ उनका कैपिटल घुसता है, वहाँ पे $1 यदि वह निवेश करते हैं, आपको मदद देते हैं, तो बदले में $14 लेके जाते हैं। चीन इस मामले में थोड़ा सा बेटर है।
इसीलिए यदि पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो बहुत सारे देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका के ये देश, ये सब के सब चीनी कैपिटल को तवज्जो देते हैं अमेरिकी या यूरोपियन कंट्री के कैपिटल के तुलना में। तो साथियों, ये एक मैंने चर्चा की थी कि यह चीन की विदेश नीति या उसकी अंदर की भी नीति नहीं है कि किसी नीति को जल्दी जल्दी बदले। जल्दी में वो नहीं करते, बड़ी शांति से, प्यार से, प्रेम से करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हड़बड़ाहट है। जी हाँ, यहां पे मैं कह सकता हूं आपदा में औसत देख रहा है चीन। जब पूरे विश्व में महामारी और आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, भारत में तो बिल्कुल बर्बादी हो गई। ठीक है, चीनी पूंजी के हिसाब से भारतीय बाजार उसके हाथ से कहे तो 50% निकल गया है। लेकिन इसके बदले में उसने विश्व में बहुत जगहों में अपनी पैर पसारे हैं। भारतीय बाजार निकल जाने का उसे दुख नहीं है, समय नहीं है, नहीं तो मैं इस पर भी चर्चा कर सकता था। क्योंकि भारतीय बाजार ठौंस चुका है, बैठ चुका है, यह एक बोझ बन गया है। और भारतीय बाजार यदि है तो केवल आपके रियल एस्टेट में है, वह भी बुढ़ा हुआ है, शेयर मार्केट में है, बॉन्ड्स में है। तो खैर, चीन जहां ये कर रहा है, एससीआई, शंघाई कॉरपोरेशन और बाकी सारे उसके एशिया डेवलपमेंट बैंक और बाकी सब जगहों में जहां भी उसकी निवेश पूंजी लगी है, वह यह मौका देख रहा है और सीधे सीधे इस आर्थिक गेन के लिए वह इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका इस आर्थिक गेन के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करता है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। चीन इसको मिलिट्री से नहीं, हालांकि चीन की मिलिट्री काफ़ी तेज़ी से पावरफुल हो रही है, बड़ी हो रही है। चीन की नेवी आज तकरीबन संख्या में भले ही ना हो, लेकिन गुणवत्ता में अमेरिकी नेवी की, नाटो नेवी के बराबरी पे आ चुका है। उसकी टेक्नोलॉजी, ओवरऑल टेक्नोलॉजी स्पेस वॉरफेयर में आज चीन और रशिया मिलके यूएसए और नाटो के बराबर में आ चुके हैं, पीछे नहीं है। भारत बहुत पीछे है। तो मैं समाप्त करने से पहले बताऊं कि अफगानिस्तान की, जिसकी मैंने चर्चा की थी, यदि अफगानिस्तान से अमेरिकी आर्मी पीछे हटती है तो चीन के लिए आसान नहीं है वहाँ ये पांचों भले ही मिल जाए। जिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के मैंने बात की, पाकिस्तान तो उसके साथ है ही है, श्रीलंका, बांग्लादेश कोई खास महत्व के नहीं। हाँ, भारत का महत्व अफगानिस्तान में जो था, जो अमेरिका था, वो ख़त्म हो रहा है, तकरीबन ख़त्म हो ही चुका है। और इसमें चीन वहाँ पे क्या कह रहा है, किस पे जा रहा है? कह रहा है कि उसका जो प्लान है, ओपन प्लान है, अंदरूनी कुछ और भी हो सकता है, कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट में जो नई आएगी वह मॉडरेट मुस्लिम पॉलिसी लाए। यह एक समाजवादी चीन की विदेश नीति है। क्या बात है! यह मॉडरेट रिलीजियोसिटी भारत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस ने जिस गढ़ को एक्सट्रीम हिंदुइज्म से लेके कर लिया, वहाँ पे मॉडरेट हिंदुइज्म लेके वहाँ पहुँचना चाहते हैं। ट्रंप ने भी वहाँ अपने देश में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे और क्रिश्चियनिटी के नाम पे वहाँ आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी जनता ने अपने लिए प्रजातंत्र का कुछ हिस्सा बनाए रखा। चलिए, हाँ, अफगानिस्तान की भी बात कहते हैं कि क्या अफगानिस्तान एससीओ ज्वाइन करेगा? यदि मौका मिले तो वो चाहेगा, चीन चाहेगा कि अफगानिस्तान भी उसका एक हिस्सा बने। तो चलिए देखते हैं, अफगानिस्तान मॉडर्न इस्लामिक कंट्री बनता है या अफगानिस्तान में जो पहले से जो तालिबानी हैं वो कुछ और रास्ता देते हैं।
समाजवादी आधार में जी, समाजवाद के आधार में धर्म नहीं है। यहाँ के जितने लेफ्ट हैं, वामपंथी हैं, खासकर सीपीएम, उसके भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से भाषण देते हैं, पीछे में देवी देवताओं के फोटो होते हैं ताकि जनता उनके पास आए। सोचिएगा दोस्तों, यदि आप समाजवादी हैं तो जरूर सोचिएगा, पूंजीवाद से समाजवाद का यह रास्ता यदि कोई चुनता है तो इस पे भी आप सोचिएगा कि इससे क्या मिलने वाला। धन्यवाद साथियों।